एक तरफ है मोदी सरकार जो दावा करती है हर समस्या से पार पाने का, दूसरी तरफ है समस्याएं जो सूरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी हैं। एक तरफ सरकार आम बजट को लेकर सुझाव मांग रही है, दूसरी तरफ जरूरतों, ख्वाहिशों और उम्मीदों को मंजिल की तलाश है। देखे किसे मिलता है कितना सारा जब खुलेगा बजट का पिटारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट का पब्लिक मीटर। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम अपने सहयोगियों के साथ उतरेंगे प्रदेश की सड़कों पर और कोशिश करेंगे जानने की और सरकार तक पहुंचाने की लोगों की क्या है मांग, जिसे वो 1 फरवरी को मंजिल तक पहुंचते देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास शो। तो देखिए, सबकी अपनी जरूरतें हैं, सबकी अपनी ख्वाहिशें हैं और सबकी अपनी उम्मीदें हैं। चाहे आप बात युवाओं की करें तो रोजगार के सपने हैं जिसे वो पूरा होता देखना चाहते हैं। अगर आप उस वर्ग की करें जो मिडिल क्लास है तो उसकी अपनी आस है। और इसी तरह महिलाएं भी देख रही हैं बजट की ओर टकटकी लगाए केंद्र सरकार की ओर कि क्या कुछ उन्हें मिलता है। देखिए, मेरे साथ जो सहयोगी जुड़ रहे हैं आपको सभी से मिलवा देता हूं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से, रंजन दवे जोधपुर से और ओम प्रकाश कोटा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं कपिल आपके पास आ रहा हूं। आप एक तो आप ये बताइए किनके साथ खड़े हैं, दूसरा उनसे पूछिए कि उनकी उम्मीदें क्या क्या हैं जो वो चाहते हैं कि 1 फरवरी के बजट में हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी सुझाव मांगे हैं। हो सकता है ये कार्यक्रम देखा जा रहा हो जिम्मेदार आंखों द्वारा। के लोग और महिलाएं मौजूद हैं और उनकी किस तरह की अपेक्षाएं केंद्र सरकार के इस बजट से है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि किस तरह की आशाएं आपको इस बजट से? इस बजट से बहुत ज्यादा आशाएं लेकर चल रहे हैं। पहला तो हमारा ये मानना है कि जिस तरह महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं महंगाई पे काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि जो आम बजट है वो आम नागरिकों के लिए है। तो जहां आम नागरिकों की जेब ही टाइट हो चुकी है और हर तरीके से सोचना पड़ रहा है आम नागरिकों को। मैं चाहूंगा कपिल एक सवाल, आप चूंकि महंगाई का टॉपिक निकला है इसलिए जोड़ लें कि बीते कुछ सालों में मेरा ये मानना था कि वैसा वक्त नहीं देखा जब महंगाई को लेकर एंटी चरम पर हो या बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा वो बन पाया। देखेंगे कि जहां गाय को माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन इतनी जो सुविधा एनिमल हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं थी और लाखों गौ माताओं को हमने खोया है। तो आम बजट में एक ये निवेदन है कि कहीं ना कहीं एनिमल हॉस्पिटल की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए और 1 लाख सुविधाएं सारे बेजुबानों के लिए होनी चाहिए और ये इस तरीके से आम बजट आना चाहिए। बताइए कि महंगाई का आपने जिक्र किया है, पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो भले ही महंगाई का मुद्दा बना हो लेकिन उसको लेकर कहीं एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई है। बहुत ज्यादा आक्रोश नजर सड़कों पर नजर नहीं आया वो, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि चाहे लोग आक्रोश में नहीं है लेकिन फर्क तो सबको ही पड़ रहा है। आज आदमी अगर 8,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 में वो घर का खर्चा निकालना, उसका किराया निकालना और सबसे ज्यादा पेट्रोल, सबसे बड़ी मार जो है वो पेट्रोल की। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी रेट कम होनी चाहिए जिससे लोग पेट्रोल को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चूज करें। आप क्या चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि मोदी जी जो बजट आम बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आधी दुनिया यानी महिलाओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब घर में जो बजट बनता है, जो भी जितना भी बजट बनता है वो घर की रसोई से रिलेटेड होता है, उसी के आधार से बजट बनता है। क्योंकि अभी कुछ सालों से जब से सरकारें आई है तब से ये जो ऑयल है, डीजल, पेट्रोल और गैस, रसोई गैस, ये बहुत ज्यादा महंगे हैं और जब ये महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से सारी चीजें, सारी वस्तुएं महंगी होती है। अगर देखा जाए तो बाहर से कोई अनाज आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, सब्जी आ रही, जो भी चीज आती है तो वो आती ट्रांसपोर्टेशन से ही है, तो वो सारी उसके लागत बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इन चीजों का कपिल श्रीमाली उदयपुर में देखिए, घरों की जो वित्त मंत्री होती हैं उनके साथ खड़े हैं और वो महंगाई की बात कर रही हैं। यहाँ पर पाई जोड़ना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या महंगाई को लेकर केंद्र सरकार कदम उठाती है, ये 1 फरवरी को साफ हो पाएगा। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी मेरे साथ जयपुर से हैं। सौरभ, मैं आपके पास आऊंगा। आपसे भी मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन आपके साथ है और वो किन उम्मीदों को मालामाल होते देखना चाहते हैं 1 फरवरी को।
रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये बजट जो है वो मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होने वाला है, क्योंकि अगले साल जो है वो लोकसभा के चुनाव होने और उस वक्त जो है वो अंतरिम बजट ही आएगा। और इस वक्त मेरे साथ जो पैनल है उसमें टैक्स से जुड़े लोग हैं, होटल व्यवसायी हैं, कर्मचारी संगठन है और युवा भी हैं। और ये बड़ा पैनल है और तमाम लोगों से जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आ रहा है। सतीश जी, आप टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि टैक्स बहुत भारी सब्जेक्ट हो जाता है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं आम जनता को, हम सभी को भी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा है और ये सब सरकार की उदारवादी नीतियों का परिणाम है, अच्छी नीतियों का परिणाम है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। अभी हम 14.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं और इस साल लगता है कि 18 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स आने की उम्मीद, इनकम टैक्स। तो अगर ये 18 लाख करोड़ रुपए आता है तो सभी जनता की उम्मीद होगी कि उनके कर्ज से राहत दी जाए, चाहे इंडिविजुअल वर्ग हो और चाहे पार्टनरशिप फर्म हो। आज कितनी राहत की उम्मीद करते हैं? हम लोग मिनिमम 5 लाख रुपए टैक्स इंडिविजुअल के लिए टैक्स एग्जम्पशन की उम्मीद रखते हैं आदरणीय वित्त मंत्री से कि 5 लाख तक किसी तरह का कोई टैक्स नहीं हो। उसके बाद टैक्स स्लैब्स में भी कमी करी जाए और 20 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स हो, क्योंकि आम आदमी आजकल टैक्स की कॉस्ट से कारण महंगाई बढ़ रही है और उसकी पहले से महंगाई कारण परेशान है। इससे महंगाई में भी कमी आएगी, उसको जेब खर्च ज्यादा मिलेगा, देश का उत्थान भी ज्यादा होगा, प्रगति ज्यादा होगी, जीडीपी महंगाई कमी हो और टैक्स स्लैब में परिवर्तन हो। कर्मचारी संगठन है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, क्योंकि एनपीएस ओपीएस एक बड़ा सब्जेक्ट बनकर उभरा है इस दौरान? सर एनपीएस ओपीएस वाला इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर काफी स्टेट्स के अंदर इसको लागू करने की डिमांड उठने लगी है कर्मचारी संगठनों की तरफ से। और लास्ट ये आने लग गया है कि कर्मचारी संगठन सरकार बदल रहे हैं, सरकार चेंज कर रहे हैं, कई जगहों पे आने लग गया है। और जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, जब तक कोई कर्मचारी नौकरी पे लगेगा, जब तक उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो कैसे जॉब करेगा? आप देख लिए एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इनको क्यों नहीं करते चेंज? इनको भी ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन के अंदर डालना चाहिए। तो कर्मचारियों को ही क्यों ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन के अंदर डालते हैं? अब 40,000 रुपये 39,000 करोड़ रुपया सेंट्रल के अंदर लगा हुआ है, यहाँ राजस्थान के कर्मचारियों का पैसा कटा हुआ है, क्या सरकार लौटा नहीं रही उस पैसे को। अब जब वो पैसा ही नहीं लौट के आ रहा तो कर्मचारी उन पैसों को कहाँ से उसको भविष्य तलाशेगा उस पैसे के अंदर? पैसा लौटाया जाए, ये बात जो है वो कर्मचारी ठीक है। सौरभ आगे भी आपके पास आऊंगा, तब आप बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाइएगा। मैं कुछ ही पलों में आपके पास दोबारा लौटूंगा। मैं बीकानेर का रुख कर लेता हूं। सहयोगी मनीष दाधीच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बीकानेर की एक बहुत पुरानी मांग है, जो लंबे समय से लोगों को उम्मीद है कि जब बजट पढ़ा जाएगा तो शायद उसमें वो वाक्य आएगा जो उनकी उम्मीदों को पूरा करेगा। तो मनीष, आपको मेरी आवाज तो मिल रही है? चलिए, मनीष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जोधपुर में सहयोगी रंजन दवे मेरे साथ हैं। रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए रंजन, जोधपुर एक ऐसा इलाका है जहां से उम्मीदें प्रदेश के प्रति भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच का एक अपना प्रदेश के पद पर बैठा हुआ है सीएम के तौर पर, लेकिन वो केंद्र से भी उतनी उम्मीदें कर सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार में कद्दावर शख्सियतों में शुमार सांसद को उन्होंने वहां से भेजा है जो उनकी मांगों को लोकसभा में उठाते हैं। तो केंद्र के आम बजट से जोधपुर क्या चाहता है और उन्हें क्या लगता है कि किस हद तक उनकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, कि क्या उनका रिप्रेजेंटेशन गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया होगा वित्त मंत्री को? जी, निश्चित तौर पर जोधपुर की उम्मीदें हैं। जोधपुर में भी क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के सहित पश्चिमी राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो कि वहां केंद्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे साथ में यहाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, व्यापारी भी हैं। जानते हैं सीधा उन्हीं से, क्या उम्मीदें रखते हैं आप इस बजट से केंद्र सरकार से? सर, केंद्र सरकार से हमको ये उम्मीद है कि वो सबसे पहले तो हमारे लिए जो है महंगाई में कमी करे, जो सबके लिए लागू, आमजन के लिए फायदेमंद हो। और इनकम टैक्स में जो स्लैब में सबसे काफी टाइम से कर्मचारी जो है वेट कर रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव करें, उनको राहत दें। और साथ में जो है पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, जिससे आमजन को राहत मिल सके, उसके अंदर भी कुछ जुड़ा मुद्दा है। आप व्यापारी हैं, व्यापार को लेकर के क्या देखते हैं बड़े व्यापारी के तौर पे? जोधपुर वैसे भी एक्सपोर्ट हब है और यहाँ से हैंडीक्राफ्ट, वूलन्स आदि के जो है एक्सपोर्ट होते हैं, परंतु क्या है कि सरलीकरण नहीं है। इससे दिक्कत ये आ रही है कि जो एक्सपोर्ट होना चाहिए माल, उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। वैसे भी सरकार चाहती है लोकल फॉर वोकल के लिए काम किया जाए, तो यहाँ की जो लोकल चीजों को है प्रोत्साहित करे और एक्सपोर्ट से संबंधित जो बाहर से जो माल आयात होता है उसको थोड़ा सा रोक लेके यहाँ से जो माल जाता है उसके निर्यात के ऊपर ज्यादा ध्यान दे तो सरकार को जरूर फायदा होगा। निश्चित तौर पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर क्या आप एडवाइस करेंगे?
मेरा तो सरकार से वही है कहना कि जैसा कि सभी लोगों की उम्मीदें हैं कि देखिए जैसे 1 तारीख को जो मिडिल क्लास है, सैलरीड है, उनको सबको इंतजार रहता है तनख्वाह का, लेकिन इस बार 1 तारीख को इंतजार रहेगा केंद्रीय बजट का। तो केंद्रीय बजट में जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले 2017-18 के बाद में कोई स्लैब में चेंज नहीं आया है, तो अब जनता और विशेष तौर पर मिडिल क्लास वो उम्मीद करता है कि इसमें स्लैब में चेंजेस आए। कम से कम जो 80C की जो रेंज है वो अभी तक 1.5 लाख तक सरकार ने कर रखी है, उसको 2.5 से 3 लाख तक बढ़ा के कर सकती है। और इसके अलावा जो इसमें जीएसटी है, व्यापारी वर्ग के लिए बड़ी समस्या है, वो कई तरह के स्लैब्स बने हुए हैं, उसको एक समानता एक तरह की लाए तो वो एक अच्छा हो सकता है। इसके अलावा साथ में एनपीएस और ओपीएस का एक जो बड़ा ही अभी राज्यों में और केंद्र सरकार को लेकर के जो आपस में मिसचैप है, उसको कहीं ना कहीं क्लियर करने की आवश्यकता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि 14% जो है वो शेयर गवर्नमेंट दे रही है और 10% का शेयर है वो अभी कर्मचारी का है, तो कहीं ना कहीं इसको भी चेंज करने की जरूरत है। इसमें भी 14% का कंट्रीब्यूशन हो या ओपीएस में क्लियरिटी आए, तो इसकी बहुत उम्मीद लोग अभी भी कर रहे हैं। रंजन, आगे भी आपके पास आऊंगा। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहता हूं। ओम प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगा, आप किनके साथ हैं और क्या उम्मीदें हैं उनकी, वो क्यों 1 फरवरी की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं? बातचीत कीजिए। देखिए, कोचिंग नगरी में भी बजट को लेकर खास उम्मीदें पाल रखी। विशेष तौर से हमारे साथ कुछ युवा है, स्टूडेंट हैं, व्यापारी वर्ग हैं। व्यापारी से बातचीत करते हैं और जानते हैं केंद्र सरकार के बजट से आप क्या विशेष तौर से उम्मीद रखते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल के जो दाम पूरे खूब ज्यादा बढ़े हुए हैं, इस पे सभी राज्यों के अंदर जीएसटी के अंदर इसको लाया जाए, इससे सभी जगह एक ही भाव रहे। आप ये देखिए, हरियाणा में यहाँ से 12-13 रुपए लीटर तेल कम है, यहाँ पर 94 रुपए डीजल है। पेट्रोल के भाव देखिए, आप गैस के दाम देखिए। केंद्र सरकार को महिलाओं का ध्यान में रखते हुए और महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाए, इससे अन्य जो सामग्रियों के दाम बढ़ रहे हैं वो दाम भी इससे कम हो सके हैं। क्योंकि जब डीजल पेट्रोल के दाम भी इतने महंगे हैं, गैस के दाम इतने महंगे हैं, तो नहीं तो खाना सस्ता मिल सकता है, नहीं कोई सामग्री सस्ती मिल सकती है। और मैं तो ये चाहता हूँ, जब एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए सभी जगह। डीजल और पेट्रोल को, डीजल और पेट्रोल की जो मांग है अनुमान सभी जगह रहती है और यही कोचिंग नदी में भी विशेष तौर से व्यापारी। ओम प्रकाश, आपसे मेरे सहयोगी संपर्क करेंगे, कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करके दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी तक जितना भी जगहों पर हम गए और बातचीत की, इतना तो समझ में आ रहा है कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें भी ज्यादा हैं और लगभग हर बजट, चाहे वो प्रदेश का हो या केंद्र का हो, वो मिडिल क्लास को ठीक ठाक तरीके से छूकर निकल जाता है। ऐसे में उनकी उम्मीदों का घड़ा तो कब का भर चुका है, सब्र का घड़ा धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। इस लिहाज से क्या सोचते हैं आपके साथ खड़ा पैनल? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ चूंकि होटल व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है और पर्यटन से काफी आय राजस्थान को होती है, लेकिन होटल व्यवसायी क्या सोचते हैं? हालांकि हुसैन खान साहब बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन होटल व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। क्या सोचते हैं, मोदी सरकार क्या कुछ करे जिसके लिए आप लोगों को राहत मिले? देखो, अभी तक जो जनता की जो मंशा थी, जनता की जो फीलिंग थी, जनता की जो मांग थी, अभी तक केंद्र सरकार ने पूरी की है। लेकिन अब आने वाले समय में जिस तरीके से हम होटल व्यवसायियों से और पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं, तो कुछ ऐसी मांगे उनकी है जिनमें अगर जो उनको मिले तो पर्यटन सेक्टर में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे वीजा नियमों के अंदर में थोड़ी शिथिलता दी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा देश ऐसे हो जिनको अराइवल पर वीजा लगे। तो जैसे इंडोनेशिया, हांगकांग, ये छोटे छोटे देश है, वो बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं और उनका बड़ा जो आय का स्रोत है वो पर्यटन है। भारत के अंदर में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग पर्यटन से रोजगार मिला हुआ है, तो ये संख्या भी बढ़ सकती है। और जो विश्व स्तरीय जो हमारे स्थान है भारत के अंदर में, उनका एडवर्टाइजमेंट इंटरनेशनल स्तर पर हमारे हीरो या क्रिकेटर से करवाया जाए, जिससे वो एक मैसेज अच्छा जाता है। दूसरा ये है कि अभी 20 लाख तक जो टर्नओवर है जिस तरीके होटल के अंदर में, उनको जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं है, वो जीएसटी के अंडर में नहीं आते, तो वो 20 लाख की जो आय है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, 25 या 30 लाख तक किया जा सकता है। जैसे कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुसीबत में होटल पर्यटन सेक्टर में होटल के लोग थे, तो अभी भी वो अभी कवर अप नहीं हो पाए हैं, तो उनकी स्थिति को देखते हुए एक बार और रिलैक्सेशन दी जाए। बिल्कुल, देखिए कुछ युवा भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं।
आप क्या करते हैं और क्या उम्मीद है आपको बजट से? मेरा सेंट्रल की से बहुत बड़ा हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है और सेंट्रल के बजट से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एजुकेशन पे बहुत बड़ा भाग युवाओं के लिए खर्च किया जाए और ऐसे कोई प्रावधान किए जाएं जिसके अंदर कॉलेजेस में भी गर्ल्स के लिए शिक्षा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, क्योंकि जब तक हमारा युवा स्किल नहीं होगा, अगर हमारा युवा शिक्षित नहीं होगा तो हम देश के उत्थान के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो उनके ही एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बहुत बड़ा बजट दिया जाना। ठीक है सौरभ, आप रहे मेरे साथ। मैं अब जोधपुर का रुख करूंगा, सहयोगी रंजन दवे मेरे साथ हैं। रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बात छोटी छोटी सी है लेकिन वो बड़ी बड़ी जरूरतों का सबब बनी हुई है, जिसके सॉल्यूशन की ओर केंद्र सरकार की ओर देखा जा रहा है। जोधपुर और क्या कह रहा है रंजन? जी, आपसे जानना चाहेंगे, व्यापारी हैं आप, केंद्र सरकार से आपका सशक्त नेतृत्व जोधपुर के सांसद करते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं और कैसा रह सकता है? बहुत कुछ उम्मीद लगा के रखे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की स्थिति के अंदर हालत बहुत खराब थी। अब हम ये चाहते हैं कि जो बजट है आम, इस बजट को जितना हो सकता है हर आदमी के, मिडिल क्लास, लो क्लास, हर आदमी की स्थिति को देखते हुए करना चाहिए। आज की पोजीशन के अंदर जो पेट्रोल की स्थिति है, किराने में दालों की जो स्थिति है, ये बहुत गंभीर स्थिति है। हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। हमारी यही उम्मीद है गवर्नमेंट से कि इसको जितना हो सकता है उसको आप एक लेवल में लेने के बाद में आप आम पब्लिक को देना, आम पब्लिक के लिए करें रेट, और उसमें ये सुधार होना चाहिए। यूथ है, यूथ को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, कैसा? क्योंकि अशोक गहलोत ने तो कहा है कि युवाओं पे फोकस रहेगा, लेकिन सेंट्रल बजट है उसको लेकर के क्या उम्मीदें रखते हैं? देखो, हमारी सबसे बड़ी उम्मीद युवाओं के लिए ये है कि उनका जो अभी का जो राजस्थान का जो माहौल है, उसके अंदर राजस्थान में जो सरकारी नौकरी का है, जो गवर्नमेंट सरकार की ओर से कोई भी केंद्र सरकार की ओर से कोई भी हमारे लिए नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं है। हम लंबे समय से युवा बहुत परेशान हैं, जिससे कि हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं केंद्र सरकार से कि युवाओं के लिए कुछ अलग किया जाए और अलग से सरकारी नौकरियों के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। जी जी, देखिए, रोजगार की बात है, महंगाई कम करने की बात है, एक बड़ा विषय जो है जिसको लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात है। आपके पास ही वापस आऊंगा। शुक्रिया। समय की बाध्यता है, मुझे ये खास शो यहाँ पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का और तमाम गेस्ट का जिनके साथ आप खड़े हैं और जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। देखिए, आपकी बातें केंद्र सरकार सुन रही है, पर वो कितना मैनेज कर पाती है इसका जवाब 1 फरवरी को ही आएगा और उस दिन भी न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सबसे बड़ा विश्लेषण देखेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।